गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एग्रीकल्चर में यूनिट फर्स्ट का लेसन छठा फसलों उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में अपन सबसे पहले अनाज वाली फसलों में धान की फसल या पेडी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो राइस को अपन बॉटनिकल नेम से ओराइजा सेटाइवा नाम से जानते हैं। कुल इसका पोएसी है। और धान की फसल का महत्व क्या है? धान भारत की खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें स्टार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका कपड़ा उद्योग में अधिक उपयोग किया जाता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से 79% होता है। धान के पुआल का उपयोग कांच और अन्य टूटने वाले सामान की पैकिंग करने में किया जाता है। भारत में वैदिक काल से ही विभिन्न धार्मिक उत्सवों, पर्वों, कार्यों में चावल का प्रयोग किया जाता है। और कोई भी हमारे भारत में शुभ कार्य होता है उसमें चावल को शुभ माना जाता है। और रोली लगाने के साथ ही अपन तिलक के साथ चावल का उपयोग करते हैं। धान की उत्पत्ति के स्थान के बारे में अपन जानकारी करना चाहें तो इसके भिन्न भिन्न मत है। इसमें धान की उत्पत्ति के स्थान के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके उत्पत्ति के स्थान के बारे में डी कैंडोल के अनुसार चावल की उत्पत्ति चीन में हुई। और बेबीलोव के अनुसार खेती योग्य चावल का उत्पत्ति केंद्र भारत और म्यांमार है। और चटर्जी के अनुसार खेती योग्य चावल के 2 उद्गम केंद्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा पश्चिमी अफ्रीका माना जाता है। अब अपन आगे धान की खेती के लिए जलवायु के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो धान की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है? तो धान की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और पकने के समय में भी इतना ही तापमान अनुकूल रहता है। अब लेते हैं धान की खेती के लिए मृदा कौन सी उपयुक्त होती है। तो मृदा के लिए धान की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है वो चिकनी, मटियार, दोमट मृदाएं सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और जो मृदा धान की खेती के लिए उपयोग की जाती है उसकी एक तो उर्वरता क्षमता जो होती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और अच्छे जल धारण क्षमता वाली होनी चाहिए। और जिसमें जीवांश की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो। और काली मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं खेत की तैयारी कैसे की जानी है। तो अपन जब धान की खेती करते हैं तो धान की खेती के लिए 2 प्रकार से खेत की तैयारी की जाती है। 2 प्रकार से बुआई होती है। एक तो खेत में सीधी बुआई के लिए और एक रोपाई के द्वारा अपन बुआई करते हैं। यानी खेत में सीधा अपन बीज की बुआई करते हैं, उसको सीधी बुआई कहा जाता है। और पहले नर्सरी में पौधे तैयार करके फिर उन पौधों को खेत में रोपाई के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और फिर उसमें खेत में रोपाई की जाती है। उसको हम रोपाई विधि कहते हैं। तो पहले अपन लेते हैं खेत में सीधी बुआई के लिए। सीधी बुआई के लिए पहले खेत में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल से उसकी जुताई कर देते हैं। बुआई से 15 दिन पहले अपन खेत में अच्छी तरह से सिंचाई कर देते हैं ताकि 5-7 दिन के अंदर उस खेत में जितने भी खरपतवार होते हैं
वो उग जाते हैं और 2-3 बार फिर हैरो या कल्टीवेटर से उसमें जुताई करते हैं और फिर पाटा लगा करके भूमि को समतल कर देते हैं, जिससे खरपतवारों से फसल को नुकसान कम से कम होता है। फिर दूसरी विधि अपन लेते हैं रोपाई द्वारा। अब रोपाई के द्वारा इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। खेत में 25 टन सड़ी गली अपन गोबर की खाद जो होती है वो अच्छी तरह से खेत में मिलाई हुई होनी चाहिए मिट्टी में। और अब अपन आगे लेते हैं उन्नतशील किस्में, इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ राइस। राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रचलित और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त उन्नत किस्में और उनकी विशेषताएं इस प्रकार है। रोपाई हेतु उन्नत किस्में जिसमें रत्ना, जया, BK 79, कस्तूरी, बासमती 370, कावेरी, बासमती, माही, सुगंधा और चंबल। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। जैसे रत्ना फसल है किस्म चावल की, इस किस्म का दाना लंबा, पतला और खाने में स्वादिष्ट होता है और इसकी जो किस्म होती है पैदावार 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है और 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इस किस्म के अंदर तना छेदक कीट जो होता है वो कम होता है, इसमें उसका प्रभाव कम होता है, उसमें बचाव की क्षमता होती है तथा देर से बोने के लिए उपयुक्त होती है। इसी तरह से जया किस्म की पैदावार 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसका दाना मोटा होता है और भारी होता है और ये 135 से 140 दिन में पक करके तैयार होती है। और BK 79 ये भी जो किस्म है बासमती गुणों से युक्त होती है और लंबे व पतले दाने वाली बोनी किस्म है। इसकी उपज 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 120 से 135 दिन में पक करके तैयार होने वाली इस किस्म में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। फिर अपन लेते हैं कस्तूरी। तो इस किस्म का दाना लंबा, पतला, चमकदार और खुशबूदार होता है। यह किस्म 130 से 135 दिन में पक करके तैयार होती है और इसकी औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से आगे जो है बासमती 370। बासमती 370 ये जो किस्म है ये खुशबूदार चावल की किस्म होती है। 140 से 145 दिन में पकती है और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावारी होती है। अधिक बढ़ने के कारण यह आड़ी गिर सकती है। और एक किस्म है आपकी कावेरी। कावेरी किस्म जो है इसकी उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने वाली यह किस्म 90 से 100 दिन में पक करके तैयार होती है। कावेरी किस्म जहाँ पे चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यह किस्म अच्छी उपज देने वाली होती है और जल्दी पक करके तैयार होती है। 90 से 100 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है। इसके अलावा और भी जो किस्में हैं बासमती माही, सुगंधा, चंबल, ये भी चावल की उन्नतशील किस्मों में रोपाई के लिए काम में आने वाली किस्में हैं। फिर सीधी बुआई हेतु किस्में हैं। इसमें पहली बाला और दूसरी पूसा 2 से 21। अन्य किस्में हैं पूसा 33 और पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, IR 20, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4 और पूसा सुगंध 5। ये पांचों प्रकार की पूसा सुगंध नाम की अपने पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र से तैयार की गई किस्में हैं। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं संकर किस्में, जिसको अपन हाइब्रिड किस्में भी कह सकते हैं। संकर किस्मों में पंत संकर धान 1, नंबर 2 HRI 120,
पूसा राइस हाइब्रिड 10, PRH10 पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई। ये चावल की हाइब्रिड किस्में हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि चावल की बुआई के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो धान की फसल के लिए बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करता है। अपन यदि सीधे खेत में बुआई करने के लिए जो विधि अपना रहे हैं तो उसमें 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यानी सीधे खेत में अपन बीज के द्वारा बुआई कर रहे हैं और नर्सरी में पहले हम पौधे तैयार नहीं करते हैं और सीधी बीज के द्वारा खेत में बुआई कर देते हैं। तो उसमें 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ये आपको ध्यान रखना है। और रोपाई विधि से बुआई के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फिर बीज बुआई के पहले अपने को सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार करना होता है। तोते बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी प्रकार से हिलाएं। फिर ऊपर तैरते हल्के बीजों को निकाल लेना चाहिए तथा पेंदे पर बैठे बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाएं। धान में जीवाणु अंगमारी के बचाव हेतु 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंदीनाशक 2% और कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम और 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 45 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों में छिड़काव करना चाहिए या बीजों को उसमें घोल में डुबो करके 12 घंटे तक भिगोए रखना चाहिए। और अंकुरण क्षमता बढ़ाने और पौधे की बढ़वार तेज करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगोकर इस प्रकार बीजोपचार करने से बीजावरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम होती है। धान की खेती की बुआई का समय टाइम ऑफ सोविंग सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो धान की बुआई या रोपाई मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। बुआई या रोपाई 15 जुलाई तक की जा सकती है। अब बुआई की विधियां कौन कौन सी है? धान की बुआई की मुख्यतः 2 प्रकार से जो अपन करते हैं, अपन ने पूर्व में भी पढ़ा था। एक तो खेत में सीधी बुआई करके और दूसरा रोपाई विधि। तो अपन खेत में सीधी जो बुआई की विधियां हैं उसमें 2 प्रकार से होती है, पंक्तियों में बुआई करके और एक छिटकवा विधि के द्वारा। पंक्तियों में बुआई करके अपन बुआई करते हैं तो उसमें धान की बुआई देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करनी चाहिए, जिसमें लेह युक्त खेत में सीधी बुआई लेह मृदा यानी पेडल्ड सॉइल में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे छिटक कर खेत में बोया जाता है। और लेह रहित नीची मृदाओं में सीधी बुआई करनी है तो अपने को इस विधि में शुष्क बीजों को छिटक कर या कतारों में 20 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है। दूसरी धान की बुआई की जो विधि है वो है रोपाई विधि। रोपाई विधि में लेह युक्त मृदा में नर्सरी में पौध तैयार करके रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 या 3 पौधे रोपने चाहिए। ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर से रोपाई करना अच्छा रहता है। अब नर्सरी तैयार करने की विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। तो नर्सरी या धान की पौध तैयार करने की मुख्यतः 3 विधियां काम में ली जाती है। एक तो गीली क्यारी विधि। इस विधि में खेत में पानी भरकर पैडलर की सहायता से 2 से 3 जुताई की जाती है, जिससे मृदा लय युक्त हो जाती है। 1-2 दिन बाद नर्सरी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्यारियां बनाई जाती है और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की धान की बुआई के लिए 8 ×
1.25 मीटर आकार की 50 क्यारियों की आवश्यकता होती है। यानी एक क्यारी की नाप होनी चाहिए 8 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी। यानी ये नर्सरी की क्यारी की साइज होगी। ऐसी 50 क्यारियाँ जब अपन तैयार करेंगे तो 1 हेक्टर भूमि के लिए चावल के पौधों की नर्सरी तैयार होती है, जो पर्याप्त होगी। फिर अपन लेते हैं उर्वरक प्रबंधन के लिए 250 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट SSP प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से देना चाहिए। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं, जिसके लिए बीजों को साफ पानी में 24 घंटे तक भिगोते हैं और 24 घंटे बाद बीजों को निकालकर फर्श पर एकत्रित कर बोरी या कपड़े से ढक देते हैं, ताकि बीज गर्मी पाकर जल्दी अंकुरित हो जाएं। अंकुरित बीजों को लेह किए गए खेत की मिट्टी के ऊपर समान रूप से छिटक कर बोना चाहिए। 20 से 25 दिन पश्चात पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार अपन रोपाई विधि से बीज की मात्रा पतली मोटी किस्म के आधार पर 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक प्रति क्यारी की दर से अपन बीज की बुआई करते हैं। यह हो गई अपनी धान की जो पौध तैयार करते हैं उसकी पहली विधि। और दूसरी विधि है शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि, इसमें 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। क्यारियाँ गीली क्यारी विधि के आकार की बनाई जाती है। गीली क्यारी में जैसे 8 इंटू 1.25 मीटर की रखी थी, वही साइज इसमें शुष्क क्यारी विधि में रखी जानी चाहिए। क्यारियों की ऊंचाई जमीन से ऊपर रखनी चाहिए, ताकि अनावश्यक पानी बहकर नालियों में 30 सेंटीमीटर चौड़ी से बाहर निकल सके। और क्यारियां बनाने के बाद बीज को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। बरसात न होने के दौरान 1-2 दिन के अंतराल से हल्की सिंचाई भी करनी चाहिए। पौधे 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नर्सरी में धान की बुआई के लिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं कितने दिनों के बाद बुआई के योग्य हो जाते हैं। तो याद रखना आपको 25 से 30 दिन बाद। कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन के बाद ये रोपाई के योग्य हो जाते हैं। आगे लेते हैं अपन डेपोक विधि। यह विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRL मनीला फिलीपींस द्वारा अनुमोदित की गई है। इस विधि में 1 हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार करने हेतु 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर, केले के पत्तों, जूट के बोरों तथा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उनमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। और इस विधि से 11 से 13 दिनों में पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधों के तैयार होने के लिए किसी भी उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे तैयार होने के बाद छोटे छोटे पौधों को सावधानीपूर्वक अलग अलग कर लिया जाता है। अब हम नर्सरी में जो पौध तैयार करते हैं, उन नर्सरी के जो छोटे पौधे होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा उनको पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो नर्सरी के पौधों का संरक्षण हमें किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खाद और उर्वरक किस तरह से हमें देना चाहिए। धान की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टर 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस की और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। यानी NPK कितना कितना दिया जाता है और उसके अलावा कितनी कितनी मात्रा में अपने को
इसकी पूर्ति करनी है। तो प्रति हेक्टर की दर से नाइट्रोजन 80 से 120 और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और 30 से 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। धान की बुआई के 7 से 10 दिन बाद खेत में नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर देने से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। जस्ते की कमी से फसल में खेरा नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जस्ते की कमी से धान की फसल में कौन सा रोग होता है? खेरा रोग हो जाता है। और जस्ते की पूर्ति के लिए हमें 1.5% जिंक सल्फेट ZnSO4 के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अच्छी फसल के लिए रोपाई से 3 से 4 सप्ताह पहले 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टर की दर से खेत की तैयारी करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। धान की फसल में सिंचाई किस तरह से और कितनी करनी चाहिए? तो कुल जल आवश्यकता का करीब 40% पौधे के स्थापित होने से कल्ले फूटने की क्रिया समाप्त होने तक, यानी जब गेहूँ या धान की फसल जो अपन बोते हैं तो उसमें एक क्रांतिक अवस्था पाई जाती है। तो धान की फसल में जब कल्ले फूटते हैं, अपन रोपाई करने के बाद जब थोड़ी फसल बड़ी होने लगती है और कल्ले फूटते समय उसके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होने के लिए 40% सिंचाई की मात्रा अपन इस क्रांतिक अवस्था के समाप्त होने तक अपन कर देते हैं और 50% बाली निकलने से लेकर दानों में दूध बढ़ने की क्रिया समाप्त होने तक तथा 10% फसल के पककर तैयार होने में लगता है। यानी फसल पकने से 2 सप्ताह पहले खेत में भरे हुए पानी को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। फिर है इंटरक्रॉपिंग अंतरा कृषि कार्य। घास कुल की खरपतवारों की रोकथाम के लिए इसमें बुआई और रोपाई के 2-3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर 1250 ml का प्रति हेक्टर, 20 पायरिवेट सोडियम 80 मिलीग्राम या फिनोक्साप्रोकप पी इथाइल 500 मिलीग्राम 25 से 35 दिन के अंदर प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए। यानी ये धान कुल के जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ये पेस्टिसाइड्स हम काम में ले सकते हैं। एक तो प्रेटिलाक्लोर और 20 पायरिवेट सोडियम 80 ml और फिनोक्साप्रोकप पी इथाइल 500 ml ये प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए 25 से 35 दिन के अंतराल पर। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इनकी रोकथाम के लिए हमें 2-3 दिन के अंदर पायरोजो सल्फ्यूरॉन 200 ग्राम या 20 से 25 दिन के अंदर क्लोरीम्यूरॉन इथाइल मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 ग्राम या 2,4-D 1000 ml 25 से 35 दिन के अंतर पर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब लेते हैं हम पादप संरक्षण। धान में तनाछेदक व फुदका के नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरॉन 3% कण आता है ये, यानी पाउडर, और 20 किलोग्राम या फोरेट 10% कण ये 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से छिड़कना चाहिए। और गंदी बग या थ्रिप्स मोइला के लिए एंडोसल्फान 35 cc 500 मिलीग्राम को 600 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 30 से 35 दिन बाद 2-3 सप्ताह के अंतर पर आवश्यकता अनुसार 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम के लिए जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये आपको याद रखना है। केमिकल का नाम 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जीवाणु अंगमारी बीमारी होती है तो प्रति हेक्टर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। और एक रोग होता है धान के अंदर ब्लास्ट या पत्ती धब्बा रोग, इसके प्रकोप होने के बाद में 1 से लेकर के
1.25 किलोग्राम मैंकोजेब या 500 मिलीलीटर कार्टेजिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव 15 दिन के बाद फिर दोहराना चाहिए। मैंकोजेब किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए। 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम मात्रा, और इसको या फिर 500 मिलीलीटर कार्टेजिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर धान की फसल की कटाई और मढ़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग किस तरह से की जानी चाहिए? धान की फसल की कटाई, जब दाने सख्त हो जाए तो धान की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई ठीक प्रकार से करने के लिए खेत में 10 से 15 दिन पहले पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, और फसल की मढ़ाई डंडों की सहायता से या शक्ति चालित मढ़ाई यंत्र से करते हैं। धान के दानों को 14% नमी रहने तक सुखाना चाहिए। धान की कुटाई करने पर चावल के छिलके का अनुपात 2:3 मिलता है। और धान की उपज कितनी होती है, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। उन्नत किस्मों में 35 से 45 क्विंटल धान की उपज होती है, और असिंचित क्षेत्र में 50 से 60 क्विंटल उपज, सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टर 30 से 35 क्विंटल धान की उपज उन्नतशील किस्में बोने पर किस्में होती है असिंचित क्षेत्र में, और 50 से 60 क्विंटल उपज सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टर प्राप्त होती है, और सामान्य उपज होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये आपको याद रखना है। असिंचित क्षेत्रों में 35 से 45, सिंचित क्षेत्रों में 50 से 60, और सामान्य जो उपज होती है इसकी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज होती है। ये हमें, तो आज हमने ये धान की फसल की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और इनकी जो खेती के लिए हमें ध्यान रखने योग्य जितनी भी बातें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल हम अगली दूसरी फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।